बच्चों, आज हम लोग अध्याय 4 विद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है चालक। चालक अर्थात वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी के साथ प्रवाहित होती है, वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। चालक में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो इसके बारे में हम लोग सामान्य देख सकते हैं। जैसे ये चालक है, तो चालक में हम देखते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है, इनके सिरे पर हम बैटरी लगाते हैं, तब उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर ये प्रतिकर्षण इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर जो है प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसके कारण ये गति करेंगे। तो जब ये गति करते हैं तो इनके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसी में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। चालक के उदाहरण हम कह सकते हैं, जैसे आपका लोहा हो गया, या ऐसे कह लो धातुएं जितनी हैं वो सभी जो है क्या कहलाती हैं, सभी चालक में आती हैं। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना कुचालक, अर्थात जिसमें से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं नहीं होंगे, तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। ऐसे पदार्थ को हम क्या नाम देते हैं? कुचालक। जैसे प्लास्टिक, रबर, ये सभी क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। अगला टॉपिक है अपना बद्ध आवेश। बद्ध आवेश, अब बच्चों हम लोग सबसे पहले अपना परमाणु संरचना देखते हैं। तो परमाणु संरचना में हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये अगर परमाणु है, परमाणु के केंद्र में हम देखते हैं ये होता है नाभिक, इसको हम बोलते हैं नाभिक। नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसको हम कह सकते हैं के, एल, एम, ऐसे कक्षाएं होती हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से पूर्ण रूप से बंधा रहता है, अर्थात बिल्कुल बंधा हुआ है, उसी को हम नाम देते हैं बद्ध आवेश। दूसरा होता है मुक्त आवेश। मुक्त आवेश या इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त आवेश क्या होते हैं? अब इसमें हम देखते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, या कहा जाए नाभिक से दूर वाले कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इनके बीच में कहा जाए जो बल है, वो बल क्या रहता है, कमज़ोर रहता है। अर्थात इन और नाभिक और वाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में यहाँ पर
बल कमज़ोर होता है और धीरे धीरे ये बल इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि ये जो है जो वाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो वाह्यतम कक्षा में न रह करके वो पदार्थ में इधर उधर क्या होता है, गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो वाह्यतम कक्षा को छोड़ करके पदार्थ में इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में इस इलेक्ट्रॉन पर इतना आकर्षण बल नहीं रहता है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रख सके, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऐसा भी मुक्त नहीं होता है कि ये पदार्थ से नहीं निकल सकता, पदार्थ से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन पदार्थ के अंदर ही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर सकता है। अगला अपना टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कुचालक होते हैं, अर्थात कुचालक पदार्थ ही परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन इनकी खासियत और एक होती है कि जब इनको हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात जो विद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हैं कुचालक पदार्थ, उन्हीं को हम नाम देते हैं परावैद्युत पदार्थ। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे मोम हो गया, कागज हो गया और अभ्रक हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये नंबर 1 आता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ध्रुवीय अर्थात जिसमें दो ध्रुव हों, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, जो परावैद्युत पदार्थ हैं इनके जो धन और ऋण आवेश हैं उनका जो वितरण केंद्र होता है वो अलग अलग होता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं जैसे ये हमारा, इसका अगर हम बात करें तो इसकी संरचना, इसमें ये हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है जो है हमारे अणुओं की स्थिति, अर्थात जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हैं इनके धन और ऋण आवेश वो क्या होंगे, इनके केंद्र अलग अलग होते हैं। अगर ये एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, मतलब इसका एक जो है कहा जाए द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, लेकिन अब अलग अलग परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, लेकिन नेट जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, वो शून्य के बराबर होता है। शून्य के बराबर कैसे? अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम कहें माइनस से प्लस इस दिशा में हो गया, इसमें इस दिशा में हो गया, इसमें इस दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, तो इस तरीके से इनकी दिशा अलग अलग होने के कारण ये अब क्या होते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और जो परिणामी जब विद्युत क्षेत्र E अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुपस्थित है, तब जो है P का मान किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य के बराबर होता है, नेट। अब अगर हम इसी को क्या करते हैं,
इस परावैद्युत पदार्थ को, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को हम वायु विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। अब ये जैसे ही वायु विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये संरेखित हो जाएंगे। संरेखित हो जाएंगे अर्थात ये सभी क्या होंगे, संरेखित हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इनकी दिशा एक निश्चित हो जाएगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सभी जो है क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो धन, ये सभी इस तरीके से संरेखित हो जाएंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से ये संरेखित हो गए। और जो अब यहाँ पर वायु विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर E0 था, वायु विद्युत क्षेत्र 0 था। अब यहाँ पर वायु विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, प्रेजेंट है, तब P का मान हम देखते हैं ये 0 नहीं होता है, अर्थात नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाएगा। अगला आता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ अर्थात जिनका द्विध्रुव नहीं हो। अर्थात हम ऐसे कह लेंगे, पहले स्थिति में क्या था, धनात्मक और ऋणात्मक का केंद्र अलग अलग होता था। अब इनका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, इनका केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। अर्थात प्लस माइनस का केंद्र एक ही बिंदु पर होगा, एक ही बिंदु पर ऐसे प्लस माइनस का केंद्र एक ही बिंदु पर होगा। ये कब स्थिति होगी, जब विद्युत क्षेत्र 0 है, वायु विद्युत क्षेत्र 0 है, द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, 0 होगा। अगर हम इसी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को वायु विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तब क्या होगा, अब जैसे ही इनको हम क्या करेंगे, वायु विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तब इसके धन पर और ऋण पर बल लगेगा जो विपरीत दिशा में लगेगा। तब उस स्थिति में ये क्या होंगे, थोड़े से खिंच जाएंगे। अर्थात अब इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से, यहाँ पे ये, और धन इस तरफ, ऋण इधर, धन इधर, ऋण इधर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो धनावेश पर इस दिशा में बल लगेगा, ऋणावेश पर इस दिशा में बल लगेगा। इस बल के कारण ही क्या होंगे, ये जो पहले जो है जिनका केंद्र एक होता था अब खिंच जाएंगे, अर्थात इनके बीच की दूरी हो जाएगी और अब ये एक द्विध्रुव का निर्माण कर लेंगे। तो ये सभी एक दिशा में इस तरीके से संरेखित होंगे। अर्थात अब जो है अगर वायु विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है तब जो है हम देखते हैं नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा, अर्थात कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर पाया जाएगा। अगला अपना टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, यहाँ पर अब जो है हम देखते हैं जब हम परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसमें प्रेरित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो गया। अगर उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित नहीं होता है तब हम कहेंगे परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण नहीं हुआ। फिर इसी में अगला टॉपिक आता है हमारा रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ।
रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। इसमें क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वायु विद्युत क्षेत्र के समानुपाती तथा उसके अनुदिश हो रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो जो है द्विध्रुव आघूर्ण समानुपाती होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा प्रबल होगा पदार्थ में जो प्रेरित विद्युत आघूर्ण है वो भी उतना ही प्रबल होगा। अगर जो विद्युत क्षेत्र लगाया गया है वो कम है तब हम देखते हैं प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी कम होगा, तब ऐसे ही हम पदार्थ को हम बोलेंगे रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। और इनकी जो दिशा है किधर होती है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है। अगला आता है पदार्थ का ध्रुवण सदिश। पदार्थ का ध्रुवण सदिश, यहाँ पर हम कहेंगे अगर वायु विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के इकाई आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ वही क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश। पदार्थ का ध्रुवण सदिश है, यहाँ पर P प्रकार अगर हम कहें ध्रुवण सदिश है ये समानुपाती है E के, अर्थात जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर नियतांक आ जाता है P बराबर साई E। यहाँ पर P क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश, E क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र, जाई क्या कहलाता है, पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति। अगला टॉपिक है अपना चालक की धारिता। चालक की धारिता क्या होती है, किसी चालक प्लेट की आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। अगर हम मानते हैं चालक को हम Q आवेश देते हैं और उसकी विभव में वृद्धि मान लो V होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पर Q जितना ज़्यादा देंगे विभव उतना ही ज़्यादा होता जाता है, मतलब हम कहेंगे Q V के समानुपाती होता है। और जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर भी नियतांक आ जाता है। नियतांक यहाँ पर हम C लेते हैं और यही C क्या कहलाती है, धारिता। तो C बराबर यहाँ से क्या आ जाता है, Q अपॉन V। C क्या है, धारिता है और Q क्या है, Q यहाँ पर आवेश है और V क्या है, विभव है। अब यहाँ से भी हम परिभाषा बना सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान होती है जो चालक की विभव में इकाई वृद्धि कर दे, अर्थात C बराबर Q अपॉन V। एक यहाँ पर जो है हमारा इसका अगर Q और V के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, अगर हम X और y एक्स पर हमने मान लो Q ले लिया और X अक्ष पर अगर हम V ले लेते हैं,
तो Q और V के बीच में जो ग्राफ प्राप्त होता है, यहाँ से मान लो ये थीटा है, तो अब ये एक तरह से Q हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं टेन थीटा बराबर होगा Q अपॉन V। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब Q आधार V, और ये Q अपॉन V किसके बराबर है, C, अर्थात यहाँ पर ये C। तो हम कहेंगे अगर y अक्ष पर Q लें, x अक्ष पर V लें, तब हमारा टेन थीटा मतलब जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है, धारिता के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर यहीं पर इसका इस तरीके से दिया जाए, y अक्ष पर हम v लें और x अक्ष पर q लें, तब इस स्थिति में यहाँ पर ग्राफ जो प्राप्त होगा, अब अगर हम थीटा कहें, तब हम यहाँ से देखते हैं टेन थीटा, इस ग्राफ से टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा v अपॉन क्यू, और v अपॉन क्यू अर्थात ये इसका उल्टा है, तो हम इसको उलट दें तो वन अपॉन टेन थीटा बराबर होगा q अपॉन v, और q अपॉन v किसके बराबर है, q अपॉन v c के बराबर है। तो हम इसको कह सकते हैं c, अर्थात हम यहाँ पर कहेंगे कॉट वन अपॉन टेन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर होगा c, कब, जब जो है हम y अक्ष पर v लें और x अक्ष पर q लेते हैं। तो इन पदों को भी आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल को हल करने के लिए। अब इसके धारिता के हम मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक यहाँ से हमको दिख रहा है, मात्रक C बराबर क्या है, Q अपॉन V। तो मात्रक अगर हम बात करें, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो एक मात्रक तो आ जाता है कूलाम बटे वोल्ट, लेकिन व्यवहार में यही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर इसको हम फैरड से प्रदर्शित करते हैं, F, मतलब हम धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड या कूलाम बटे वोल्ट होता है। अब जो फैरड राशि है ये बहुत बड़ी राशि है, तो हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल में हल करने के लिए वहाँ पर हम देखेंगे इसके छोटे मान यूज करेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 1 पिको फैरड किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 फैरड के बराबर होता है। 1 नैनो फैरड, तो नैनो किसके बराबर होता है, 1 नैनो 10⁻⁹ फैरड के बराबर होता है। या 1 माइक्रो फैरड है, तो 1 माइक्रो फैरड किसके बराबर होगा, 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होगा। या 1 मिली फैरड है, तो 1 मिली 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होगा। तो ये छोटे मान हैं, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न में ज़्यादातर इन्हीं का उपयोग आपको मिलेगा। अब इसके वीमा की बात करते हैं। वीमा, यहाँ पे वीमा देखेंगे तो C बराबर है कूलाम बटे वोल्ट। आवेश की वीमा क्या होती है, A/T। और विभव की वीमा हम लोग निकाल चुके हुए हैं, तो यहाँ से हम रखते हैं mL/3A-1, और इसको हल करते हैं, तब हम देखते हैं इसकी वीमा आ जाती है
m-1 l-2 t-4 और a-2। इस तरीके से यहाँ से हमें इसकी विमा प्राप्त हो जाती है। अगला अपना टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। यहाँ पर हमें एक r त्रिज्या का गोला दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या r है। इस गोले पर आवेश कितना है? प्लस q आवेश है। अब हमको पता है अगर इस पर आवेश q है तब इसके सतह पर विभव कितना होगा? तो हम कहेंगे v का मान होगा k q बटे r, या k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r के बराबर विभव होगा। अब अगर हम बात करें धारिता की परिभाषा से, तो धारिता क्या होती है? धारिता C बराबर होता है Q/V। इस V का मान उठाकर रख देते हैं, तो यहाँ से Q बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R ये हमारा यहाँ पे Q बटे R हो जाएगा इस तरीके से। अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, अर्थात ये मान हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये हमको मान मिल जाता है किसका? इस विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए। अगर हम कह दें इस यहाँ पे कोई माध्यम है, ये तो किसके लिए है? ये तो हमारा निर्वात के लिए है। अगर हम कह दें कोई माध्यम है, तो माध्यम के लिए हमको ध्यान रखना है यहाँ पर, तो C माध्यम के लिए हम कहेंगे ये बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ में आपको एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r आ जाएगा। अगर हम एप्सिलॉन r माध्यम का कोई पदार्थ इसके आसपास रखते हैं, तब चालक की धारिता किसके बराबर होगी? 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू कैपिटल R के बराबर।